आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है अवकल समीकरण में, वो है अवकल समीकरण के हल, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्लीज आप इसे जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको समझाता हूं। देखें, एक वर्ड आ रहा है यहां पर हल। इसके पहले भी हल आपने बहुत बार सुना है, हो सकता है आपको ना याद हो, इसलिए आपको मैं एक बार जरा रिमाइंड करा देता हूं, याद दिला देता हूं। थोड़ा सा सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारी एक समीकरण हो गई, ठीक है। अब इस समीकरण को अगर मैं बोलूं हल करके दिखाइए, तो समीकरण के हल करने का क्या मतलब होता है? x की वैल्यू निकालना, सॉल्व करिए। फैक्टर करना सभी स्टूडेंट्स को आता ही है। यहां पर हमने कर दिया 3 + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर -3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x - 3, 2 कॉमन ले लिया तो भी x - 3, x - 3 कॉमन ले लिया x - 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के बराबर है, तो ये तो तभी संभव हो सकता है जब उन दो नंबरों में से कम एक नंबर अवश्य 0 हो। अब हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर 0 होगा, लेकिन यह कंफर्म है कि इन दो में से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही 0 नहीं है तो गुणा कभी 0 नहीं हो सकता। अगर दो नंबरों का गुणा 0 आ रहा है, इट मींस इट इज श्योर कि कम से कम उनमें एक नंबर तो पक्का 0 है। अब हमें मालूम नहीं है, तो हम एक बार इसको 0 रख के देखते हैं, एक बार इसको 0 रख के देखते हैं। हमें कोई श्योर तो है नहीं कौन 0 है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक को 0 होना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको 0 लिख के देखते हैं। x - 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, एंड इफ x इज -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको x के दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू मिली 3 और दूसरी वैल्यू हमको क्या मिली 2। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आपने अपनी लोअर क्लासेस में सॉल्व की हैं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये इक्वेशन थी, ये x की वैल्यूज हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो x की वैल्यूज ये 3 और 2 हैं, वो इस द्विघात समीकरण के क्या हैं? हल बोले जाते हैं। याद आ रहा है कुछ आपको? तो हम इसको क्या कहते थे? x के मान जो आए हैं, कौन कौन से आए? एक आया 3 और एक आया 2। x के मान 3 और 2 दिए गए समीकरण, दी गई इक्वेशन थी x स्क्वेयर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। दिए गए समीकरण इसके हम क्या लिखते हैं बेटा कि ये क्या है? हल। तो ये जो x की वैल्यूज है ना, ये इस दिए गए समीकरण के हल हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं। बात समझ आई कुछ आपको? और इस हल में बड़ी एक खास बात होती है, ये जो हल यहां पर निकल के आते हैं 3 and 2, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। दे हैव वन स्पेशलिटी कि अगर आप x की जगह पर 3 या 2 यहां लिख देंगे जाके, सो एट दैट सिचुएशन योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप x के ये वाले मानों को यहां पर बारी बारी से लिखें, तो चाहे आप 3 लिखोगे तो भी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा। अगर आप 2 लिख देते हैं x की जगह पर, तो भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इनकी विशेषता क्या है कि यदि इन हल को हम अपनी बेसिक इक्वेशन में रख दें जाकर के, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। नहीं समझ आया? अब ये तो हुई पुरानी बात। नई बात क्या है? नई बात है अवकल समीकरण के हल। ये किसके हल हैं? ये भी एक समीकरण के हल हैं। फर्क इतना है कि वो अवकल समीकरण नहीं थे। दैट वॉज ओनली अ सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। x square - 5x + 6 is equal to 0, that is a simple algebraic equation।
और इसके हल हमने निकाले हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने किसके हल निकाले? एक साधारण सी बीजगणितीय समीकरण के हल निकाले हैं, और अब हम बात कर रहे हैं अवकल समीकरण के हल की। तो अगर हमारे पास कोई अवकल समीकरण है, जैसे इस साधारण बीजगणितीय समीकरण के हल कौन बना? x की वैल्यूज बनी। देखो ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? इस साधारण सी बीजगणितीय समीकरण के हल कौन बने? आंसर है इसके हल x की वैल्यूज बन रही हैं। x की वैल्यूज इसके हल हैं। तो अगर हमारे पास कोई अवकल समीकरण है, सपोज वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, और बहुत तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के 9.1 में आपने ऑर्डर और डिग्री निकालने सीखी भी हैं, ठीक है? उससे भी और बहुत ज्यादा तरीके की होती है, लेकिन उनमें से कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उठा ली कहीं से भी। जैसे हमने इसको कहीं से उठा लिया था, कोई निश्चित तो थी नहीं कि यही लेनी थी मुझको, हम और भी कोई ले सकते थे। हम यहां पर और एक इक्वेशन ले सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसके हल करके भी आपको दिखा सकते थे, उससे भी जो एक्स के मान आते वो उस समीकरण के सॉल्यूशंस बन जाते। अब मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हल क्या होंगे, भाई अगर ये समीकरण थे तो इसका कोई सॉल्यूशन बना कि नहीं बना? कौन बना इसका सॉल्यूशन? x की वैल्यूज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कौन बनेगा? x की वैल्यूज बनेगी कि y की वैल्यूज बनेगी या डेरिवेटिव की वैल्यूज? इसके सॉल्यूशंस में क्या आना चाहिए? जैसे यहां पर अलजेब्रिक इक्वेशन थी, तो x की जो वैल्यूज आ रही थी वो इस समीकरण के हल बने हैं। तो अगर कोई अवकल समीकरण है तो उस अवकल समीकरण के हल कौन बनेगा? क्या वो x की वैल्यूज होंगी, क्या वो y की कुछ वैल्यू होगी, या ये वो डेरिवेटिव की कुछ वैल्यू होगी? ना, डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं होती, वो y के मान होते हैं। और मान नहीं होते वो अगर आपका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है और y को आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है यहां पर, तो जो अवकल समीकरण के हल होते हैं वो एक फलन होता है। इस तरह के मान नहीं आते बेटा उसमें। इस समीकरण के मान में, इस समीकरण के हल में ये ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज आई हैं, न्यूमेरल्स आए हैं, देखो नंबर मिले हैं आपको, लेकिन इस समीकरण के हल में नंबर नहीं मिलेंगे। इस समीकरण के हल में हमेशा क्या मिला करेगा आपको? एक फलन मिला करेगा। अगर x के सापेक्ष y को आपने डिफरेंशिएट किया है तो y का या x का एक फलन मिलेगा आपको। x का एक फलन, जैसे इस तरीके का एक फलन मिलेगा आपको। x का एक फंक्शन होगा और x के फंक्शन को y से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा एक हल मिलेगा इसका आपको। इसमें x की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, इस तरीके के नंबर नहीं मिला करेंगे। आपको अवकल समीकरण का जब भी हल मिलेगा वो x का एक फलन मिलेगा। अगर आपकी इक्वेशन t में डिफरेंशिएट की गई होगी तो t का फलन मिलेगा। हमने x में डिफरेंशिएट किया है तो x का फलन हमको मिलेगा, और उसे हम किसके इक्वल लिखेंगे? y के इक्वल। ऐसी एक, इस प्रकार का एक फंक्शन हमको मिलेगा जो इस समीकरण का हल कहा जाया करेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे अवकल समीकरण का हल क्या होता है, तो हम बताएंगे किसी भी अवकल समीकरण का हल एक फलन होता है। कुछ बात समझ में आई? इस तरह के नंबर 5, 10, 3, 2 ऐसा कुछ नहीं आएगा उस पर। एक फलन ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस टाइप का होगा इस इक्वेशन का हल। हम यहां पर लिख सकते हैं अवकल समीकरण के हल
अवकल समीकरण के हल फलन होते हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं लिख दूंगा x के फलन होते हैं, तो हो सकता है कभी आपने अगर t के रिस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव आ गया तो उसमें तो जो फलन होगा t का फलन आना चाहिए फिर तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा अवकल समीकरण के हल फलन होते हैं और उनका टाइप कैसा होता है, इस टाइप के वो होंगे। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर यहां y और यहां t होता तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t होता उस सिचुएशन पर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर फलन होते होंगे तो हमने जैसे हल की एक खास बात क्या बताई आपको कि अगर इस समीकरण का कोई हल है तो फिर दोबारा से अगर उसको इसकी जगहों पर लिखे जाके तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर इस समीकरण का हल एक फंक्शन होगा तो उस फंक्शन की सारी वैल्यूज यहां उठा के रखें तो इसका भी लेफ्ट और राइट कैसा आ जाना चाहिए, बराबर। अब हम इसके हल आपको दिखाते हैं कि इसका हल कौन सा होगा। y इज इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैं एक ऐसे लिखता हूं, a sin x प्लस बी। हमने आपको बताया कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा। कुछ समझ में आया? अब आप ध्यान से देखिए, इस अवकल समीकरण का हल, x का एक फलन मिला कि नहीं मिला आपको, जिसको हमने किसके इक्वल लिख के रखा है, y के इक्वल। ये है इसका सॉल्यूशन, ये है इसका हल। तो दोनों में अगर कंपेयर करके देखेंगे तो इस प्रकार के समीकरण के हल में हमको नंबर मिला करते थे, लेकिन इस समीकरण के हल में हमको कभी भी नंबर, ऐसा डायरेक्ट नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। इस समीकरण के हल में हमको y की वैल्यू x के पदों में मिलेगी। यहां y होगा, यहां t, तो y की वैल्यू t के पदों में मिलेगी आपको। यहां y होगा, यहां थीटा, तो y की वैल्यू थीटा के पदों में। मतलब एक फंक्शन ही आपको हल मिलेगा, उस तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हमने बोल दिया, आपने मान लिया कि ये चीज जो दिख रही है ये इस समीकरण का क्या है, हल। लेकिन आप क्यों मानेंगे भाई? दुनिया में जब भी कोई कुछ बोलेगा तो हम उससे क्या मांगेंगे, हम तो प्रूफ चाहिए कि अगर ये एक सॉल्यूशन है, अगर ये इसका हल है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहां लिखेंगे जाके तो हमारा लेफ्ट और राइट आपस में कैसे आ जाने चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं भाई। अब ध्यान से सुनना, अब ये हम यहां लिखेंगे जा करके, अगर ये वैल्यू यहां लिखने से लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो गए, आप क्या समझ जाएंगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस अवकल समीकरण का हल है। और अगर ये वैल्यूज यहां लिखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आई तो हम क्या समझ जाएंगे, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये फलन इस अवकल समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। हाँ, चेक करने के लिए y की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा, बड़ा आसान है। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, y आपके पास है, आप इसका x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करो और ये मिल जाएगा। और फिर y की जगह पर y का मान और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान रखना, सॉल्व करके देख लो। चलिए कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां लिखनी है तो y की जगह तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे जाके, इसको हमारे पास प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। फिर आप देखें, हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्लास 11th में सबने पढ़ा है, हम डायरेक्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन आप सब पढ़ के आए हो। ए कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, कॉस एक्स प्लस बी, और फिर एक्स प्लस बी का करने जाओगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि बी का 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। हमको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए। ए कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन एक्स, याद आया आपको, माइनस साइन
x प्लस बी, और x प्लस बी का करने जाएंगे x का 1 b का 0, तो बगल में 1 लिखोगे तो भी तो इतना ही आएगा। तो ये क्या निकाल लिया देखिए हमने। अब हमारे पास y भी है, हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। दोनों वैल्यूज हम यहां पर अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि जो बताया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि x का ये वाला फलन y की ये वाली वैल्यू इस अवकल समीकरण का हल है, तो ये बात सच है कि गलत है। रख के देख लीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे आप? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में वैल्यू रखने पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस वाई की जगह पर ए साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी है, ये प्लस ए साइन एक्स प्लस बी है, पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं बेटा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। अब तो मानोगे? क्या मानोगे? 3 और 2 इसके हल हैं। हम कैसे मान लें? हमने रख के देखा, लेफ्ट राइट के बराबर आ गया, मान गए कि हल है। इस अवकल समीकरण का हल ये है, हम कैसे माने? हमने मान रख के देखा, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गए। अब हम मान लेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहां पर, यही आपकी दी गई अवकल समीकरण का क्या है? हल है। अब बताएं, क्या इतना जो मैंने आर्गुमेंट आपको बताया, कुछ बातें समझ आई आपको? सॉल्यूशन का मतलब समझ आ गया कि अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहेंगे किसको? नंबर्स को बोलेंगे या ऐसे किसी एक्स के फलन को बोला करेंगे? फलन को बोलेंगे। अब एक और बढ़िया चीज देखिए, हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 7। दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, क्या यह बात सच है कि नहीं? चेक करके देख लेते हैं। हमने क्या बताया? हम ये कहते हैं, अभी हमने क्या बोला था कि ये जो x का फंक्शन है, ये इस अवकल समीकरण का हल है। अब हम क्या बोल रहे हैं? ये भी तो x का बेटा एक फलन है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, ये वाला इसका हल है। देखो, नहीं तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रूफ करके देखा है हमने, तो इसको नकार तो नहीं सकते, निगेट तो नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि ये भी इसी अवकल समीकरण का हल है, तो चेक करके देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, चेक कर लेते हैं। अगर ये हल है तो क्या होना चाहिए? बताओ, कैसे चेक करेंगे? हमने बोल दिया कि इस अवकल समीकरण का ये हल है, जाओ चेक करो। फिर उसके मान इसमें रखने आओगे। अगर लेफ्ट राइट के बराबर हो गया, सो इट विल बी श्योर दैट दिस फंक्शन ऑफ x विल बी ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करके देख लेते हैं। उसके लिए हमको डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए। सॉरी, पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट करिए। 5 कांस्टेंट टर्म है, साइन x का क्या होगा? और x प्लस 7 का 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 5 cos x का क्या होगा? माइनस साइन x प्लस 7, और x प्लस 7 का 1 हो जाएगा। फिर से हमने अपनी इक्वेशन निकाली, उस पर सारी वैल्यूज पुट की और चेक किया। ये हमारी इक्वेशन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? माइनस 5 साइन एक्स प्लस 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 5 साइन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यू आर सीइंग दैट बोथ द टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट साइन। तो ये एक दूसरे से कैंसल होके 0 बना लेंगे, और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं आई माइंड में आपको? अब ये इसका हल है या वो उसका हल है? दोनों इसके हल हैं, पक्का?
तो इसके कितने हल हो सकते हैं? असंख्य। कैसे पता आपको? कैसे मालूम कि असंख्य हल हो सकते हैं? किस आधार पर कह दिया आपने? हाँ जी, हाँ, कैसे मतलब? इसको कर दें साइन, क्या कर दें हम? हाँ, बच्चों का कहने का ये मतलब है कि ऐसी हर इक्वेशन इस अवकल समीकरण का हल बनेगी, आप केवल इनको जितना चेंज करते जाइए। आपने 5 और 7 लिए हैं, आप 2 और 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि इस अवकल समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? असंख्य। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए मेरी बात, इस हल में और उस हल में एक डिफरेंस है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अवकल समीकरण का हल है और अवकल समीकरण का वो हल है, इन दोनों सॉल्यूशंस में एक डिफरेंस है। इस सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं वो ए और बी यूज हो रहे हैं, इस सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं वो 5 और 7 यूज हो रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, ए और बी की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो या 5 और 7 की चेंज कर सकते हो? इस दुनिया में 5 अगर इसको कहते हैं तो पहले भी इसी को कहते थे, आज भी इसी को कह रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी इसी को कहते रहेंगे हम। समझ रहे हैं? तो आपका 5 ही रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 हमेशा 5 रहेगा, 7 हमेशा 7 रहेगा। लेकिन ए तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जो मर्जी वो लिख लो इसकी जगह पर। कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही 7 पहले भी 7 था, आज भी 7 है और आगे जिंदगी भर ये 7 ही रहेगा। लेकिन आप जब चाहो बी की जगह पर 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लो, इतनी बड़ी काउंटिंग है, कुछ भी लिख लो आप। कुछ समझ आया? तो इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस आया। वहां पर 5 और 7 चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन यहां पर ए और बी को कुछ भी चेंज करके करते रहो। अब मैं आपको बताऊं, इसलिए किसी अवकल समीकरण के हल 2 तरह के होते हैं। किसी भी अवकल समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं। जब कभी सॉल्यूशन इस तरह का लिखा होगा, जब कभी अवकल समीकरण का हल इस तरह का लिखा होगा, उसको हम बोलेंगे कि यह अवकल समीकरण का व्यापक हल है। कौन सा हल है? व्यापक हल है। और जब कभी सॉल्यूशन में इस तरीके के नंबर्स लिखे होंगे तो हम बोलेंगे यह अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। विशिष्ट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हम 5 और 7 के बदले कुछ लिख नहीं सकते। 5 जिंदगी भर 5 रहेगा, 7 जिंदगी भर 7 रहेगा। लेकिन हम जब चाहेंगे ए की जगह कुछ वैल्यूज बदल बदल के नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हल होगा जिसमें इस तरह के कांस्टेंट्स आएंगे, इस वाले हल को हम क्या बोलेंगे? व्यापक हल। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन x प्लस बी अवकल समीकरण डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का कैसा हल है? व्यापक हल है। व्यापक हल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया कुछ आपको? और एक चीज मैं बताऊं, इस जनरल सॉल्यूशन में आप ये 2 कांस्टेंट्स देख रहे हैं और इनकी वैल्यूज हम अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। तो ये बेटा जो 2 कांस्टेंट्स आप देख रहे हैं, इन 2 कांस्टेंट्स को ना हम एक नाम देते हैं। इनको कहा जाता है स्वेच्छ अचर। क्या बोलते हैं इनको? स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो इसको भी हम यहीं कहीं लिख देते हैं। व्यापक हल में व्यापक हल में जो ये कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, अचर दिख रहे हैं, ए व बी,
क्या इनको बोला जाएगा? स्वेच्छ अचर हैं। याद रखिएगा, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यहां देखिए, इसमें हमने अभी अभी आपको क्या बताया? इसमें अभी अभी हमने बताया कि y इज इक्वल टू, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से इसका भी बनाना है मुझे। y इज इक्वल टू 5 sin x प्लस 7 अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का कौन सा हल है? विशिष्ट हल है। और विशिष्ट हल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अवकल समीकरण के कितने हल बनेंगे? 2 प्रकार के हल होंगे। एक हल होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? व्यापक हल बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन हुआ करेगा। और एक हम बोला करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन होगा, उसको हम बोलेंगे विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। अब क्या आपको एक बात समझ में आई कि व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, स्वेच्छ अचर किस में आएंगे? जनरल सॉल्यूशन में या पार्टिकुलर सॉल्यूशन में? जनरल सॉल्यूशन में। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके स्वेच्छ अचर नहीं रहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं रहेंगे, उसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट आएंगे। अब अगर आप सोचेंगे कि इन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर है, इसलिए इन कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं पर्टिकुलर कांस्टेंट्स आप बोल सकते हैं। लेकिन किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कभी भी कोई स्वेच्छ अचर नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई हमारी? आपको नहीं समझ में आई? आ गई? तो ये एक मैंने अभी आपको करके दिखाया है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें भाई हमसे, बताइए। समझ आ गया पूरा? और एक चीज देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होगा, स्वेच्छ अचर केवल उसी में आएंगे, अभी हमने बताया। अब एक क्वेश्चन आपको मन में आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचर आते हैं, तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर आते हैं? कितने स्वेच्छ अचर आते हैं? अब देखिए ध्यान से। हाँ, ये व्यापक हल है कि ये व्यापक हल है? ये व्यापक हल है। अगर ये व्यापक हल है, इसमें कितने स्वेच्छ अचर दिखे आपको? 2 स्वेच्छ अचर दिखे। आपको ऐसा नहीं लगता? और इसकी जो अवकल समीकरण थी, इसकी कोटि कितनी थी बताइए मुझे? ऑर्डर कितना था? 2। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक 2 कोटि की अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में 2 ही स्वेच्छ अचर आएंगे? देखो ना, यहां कितने स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं? अच्छा बताओ। 2। ये अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? 2। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कोई 2 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में 2 ही क्या आएंगे? स्वेच्छ अचर आएंगे। अब फिर दूसरा, 2 कोटि का एक अवकल समीकरण है, इसके विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छ अचर आएंगे? 1 भी नहीं। इसका मतलब 0। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? फिर से मेरा क्वेश्चन समझिए। मैंने बोला है 2 कोटि का अवकल समीकरण है, उसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर आते हैं? आंसर है 2। फिर 2 कोटि का एक अवकल समीकरण है, उसके विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छ अचर आएंगे? 1 भी नहीं, 0। तो फिर से बताएं, n कोटि का n ऑर्डर का एक अवकल समीकरण है, उसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे? n।
और n कोटि का अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल है, उसमें कितने स्वेच्छ अचर आएंगे? 0। बड़ा फेमस क्वेश्चन है दोनों, और एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन पे आता है। आप देखेंगे आपके एक्सरसाइज 9.2 के लास्ट में भी ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनके जवाब तो तुरंत आपको मिल गए अभी के अभी। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज अब आप इसे नोट कर लीजिए। आपने अभी अभी देखा है, मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब बताएं। पहला क्वेश्चन है n कोटि वाला एक अवकल समीकरण। n कोटि समझते हैं ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर का वहां पर मौजूद हो। तो n कोटि का एक अवकल समीकरण है, उसके व्यापक हल की हम बात कर रहे हैं। व्यापक हल मींस जनरल सॉल्यूशन में स्वेच्छ अचरों, इन्हें हम ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं, की संख्या कितनी होगी? n होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उसके हल में उतने ही ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको मिलेंगे। अगर 3 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई 5 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, n कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या। विशिष्ट हल अभी देखा था आपने, विशिष्ट हल में कांस्टेंट की जगह पे कौन आते हैं? नंबर, पर्टिकुलर नंबर आते हैं, एक विशेष संख्याएं आती हैं। तो उसमें स्वेच्छ अचर होते हैं क्या? इसमें तो कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। आपकी एक्सरसाइज 9.2 में लास्ट में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक नजर मैं पढ़ देता हूं, आप भी देखिए। लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, बेटा देख रहे हैं आप सभी, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। 4, कौन सा ऑप्शन सही मिला? डी, वेरी गुड। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 कोटि का अवकल समीकरण है और उसके विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। 0, वेरी गुड। अब आपको समझ आ गया, तुरंत आंसर मिल गया देखो आपको, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, एक और बड़ी मजेदार चीज, सभी देखें ध्यान से। एक अवकल समीकरण है, एक क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं, लिखा है सत्यापित कीजिए कि फलन y इज इक्वल टू, ये एक फलन आपको दिया गया है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जिसमें a कॉमा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण दी गई है आपको, अवकल समीकरण डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का हल है। अब मैं क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। सत्यापित कीजिए मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये जो फलन है, ये वाला फलन एक cos x प्लस b sin x, ये वाला फलन अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का क्या है? हल है। अब बताएं ये हल है कि ये हल है? हल ये वाली चीज को बोलते हैं या हल इस टाइप की चीज को बोलते हैं? इस टाइप के जो हमारा फंक्शन होगा उसको हल बोलेंगे। ये तो अवकल समीकरण है। कैसे चेक करेंगे कि ये वाला इसका हल है या नहीं? y वगैरह की वैल्यूज यहां पर लिख दी जाए, याद आ गया आपको? लेकिन हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इससे निकालो पहले। देखो बेटा y की वैल्यू यहां पर कितनी है? a cos x प्लस b sin x, ठीक है। हमको डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए
पहले एक बार डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए की जगह ए कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन एक्स, बी की जगह बी साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स। वन टाइम डिफरेंशिएट कर लिया, हमको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चाहिए। एक बार और डिफरेंशिएट करें, माइनस ए साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स, प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन एक्स, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब हम यहां पर लिख के देखेंगे इसमें, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, इसको लिखेंगे माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे ये लिख देंगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें, माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने क्या समझा इसको जब हल कर लिया? तो इतना करा तो क्या पता लग गया? अतः फलन ये दी गई अवकल समीकरण इसका हल है। हम कैसे लिख सकते हैं? अतः स्पष्ट है कि फलन y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये वाला जो फलन है दी गई अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का एक हल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। चेक कर लिया आपने, समझ आया? तो इस तरह के जितने क्वेश्चन मिलेंगे सबको आपको ऐसे ही करना है, और आपके एक्सरसाइज 9.2 में पूरे ऐसे ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आप देखिए, सब में एक फलन दिया हुआ है, एक अवकल समीकरण दी हुई है। सुन नहीं रहे आप हमारी बात? सभी क्वेश्चंस में एक फलन दिया हुआ है, एक अवकल समीकरण दी हुई है, और सब में आपको यही चेक करके बताना है कि ये वाला फलन अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तरीका समझ गए कैसे करना है? लेकिन एक आप सोचेंगे इसमें मजेदार चीज क्या है? शुरुआत में बोला जा रहा था मजेदार चीज बताते हैं। देखो मजेदार चीज, अब इससे पहले एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इससे पहले हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था उसमें डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बराबर 0 एक अवकल समीकरण थी। इसका हल हमने आपको क्या बताया था? ए साइन एक्स प्लस बी। और अब देखो वही अवकल समीकरण है बेटा, और उसी का हल अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि ये है उसी का हल। अब देखिए, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन यहां भी है और सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वहां भी है। ये भी एक व्यापक हल है और ये भी एक उसका व्यापक हल है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने व्यापक हल हो सकते हैं? असंख्य नहीं हो सकते। अब आप सोचोगे हमको तो दिख रहा है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, लेकिन आपने अभी और गहराई से नहीं देखा। अब देखिए मजेदार चीज तो अब दिखेगी आपको। हल हमने क्या लिखा है? ए साइन एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन एक्स कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी। अब आप ए को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए को गुणा कराएंगे और हम एक काम करेंगे, कांस्टेंट एक जगह करेंगे, ए कॉस बी
साइन एक्स, ए कॉस बी साइन एक्स प्लस ए साइन बी कॉस एक्स। देख रहे हैं आप? अब जरा बताइए, ए भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। यहां पर भी ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। इन कांस्टेंट को कोई और कांस्टेंट मान लो, लिख दो इनकी जगह पर। मान लिया इसकी जगह पर हमने लिख दिया b, तो b साइन x, इसकी जगह पर लिख दिया a कॉस x। अब देखो क्या लगा कि एक अवकल समीकरण के, अब भी आप बोलेंगे क्या कि एक अवकल समीकरण के असंख्य व्यापक हल होते हैं? उसका देखने में रूप अलग हो सकता है, देखने में उसका रूप थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन अगर एक अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल जितने होंगे एक ही होंगे, बस असंख्य व्यापक हल नहीं हो सकते। अब आप देखें, जब हम उसको देखते थे तो उसका रूप अलग दिखता था, हम इसको देखते थे इसका रूप अलग दिखता था, लेकिन अगर डीप में जाके देखें तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में एक ही चीज हमको दिख रही है। यहां पर भी a cos x प्लस b sin x दिख रहा है, यहां में भी a cos x प्लस b sin x दिख रहा है, लगभग सब पूरा का पूरा वैसा ही। तो अभी आप क्या याद रखेंगे? किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल असंख्य नहीं होते, देखने में वो अलग अलग तरह के लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करके देखेंगे तो वो सब एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे जाके लास्ट में। नहीं समझ में आया आपको? आया? नहीं आया? अभी क्लियर है ना सब कुछ? तो प्लीज आप इसे नोट कर लें और सुन लें, सुन लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 तो हमने अभी अभी लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज 9.2 के 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 11, 12 हमने लगवा दिए आपको। एक्सरसाइज 9.2 के 10 क्वेश्चंस सारे के सारे आपको सॉल्व करके लाने। इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो आप हमें नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, ठीक है? तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।